अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के ग्रहों का संबंध नवांश कुंडली में किस तरीके से अगर बन जाता है तो आपके लिए लाभ का सूचक होता है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मेरा दूसरा चैनल नकुल पाराशर कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर है। वहाँ मैं सिर्फ कुंडली का अध्ययन नहीं करता, अपितु वहाँ भी ज्योतिष के अच्छे नए नए सूत्र बताता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूँ मैं प्रत्येक शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। और विचार करिए तो शास्त्रकार लिखते हैं, आचार्य वरुण ने लिखा कि जन्म कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें इन्हीं भावों पे आज हमारी चर्चा होगी। अगर छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी किसी भी अवस्था में, लग्न कुंडली की ये बात है, ये आपको देखना है लग्न चक्र में कि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी कौन है। ये तो आपने देख लिया कि इन भावों का स्वामी कौन है, और एक दूसरा ये देखना है कि इन भावों में कौन सा ग्रह बैठा है। मतलब छठे भाव में कौन बैठा, आठवें में कौन बैठा और 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अब पहले स्वामी की बात कर लेते हैं। तो छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी अगर नवांश चक्र में केंद्र के स्वामी हो जाते हों, केंद्र के स्वामी हो जाते हों, या तो त्रिकोण के स्वामी हो जाते हों। केंद्र का अर्थ लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। त्रिकोण का अर्थ पंचम और नवम। ये कौन? जो आपकी कुंडली के लग्न चक्र के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसको ऐसे समझते हैं, लग्न कुंडली के छठे भाव के स्वामी बुध हो गए, आठवें भाव के स्वामी मंगल हो गए और 12वें भाव के स्वामी गुरु हो गए। ये तो आपने देख लिया। अब नवांश चक्र को उल्हा करके देखिए कि वहां पर बुध, मंगल या गुरु, इनमें से कोई एक ग्रह किस भाव का स्वामी बन रहा है। वो केंद्र का स्वामी है, मतलब नवांश कुंडली के केंद्र में 6 नंबर लिखा है, या नवांश कुंडली के केंद्र में 8 नंबर लिखा है, या नवांश कुंडली के लग्न में 12 नंबर लिखा है। मतलब अगर ये केंद्र में राशि बनी है तो आपने यहाँ के स्वामी को, यहाँ उनको कौन से भाव का स्वामित्व मिलता है और नवांश चक्र में वो कौन से भाव के स्वामी होते हैं। अगर वो वहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, या फिर 6 नंबर यहाँ नवांश में लिख दिया, या यहाँ पे 8 नंबर लिख दिया, या 12 नंबर यहाँ लिख दिया, तो ये बात है कि ऐसा षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश भी जातक के जीवन के लिए लाभ के सूचक होते हैं। समझ गए पंडित जी कि ऐसा छठवें और 8वें और 12वें भाव के स्वामी भी लाभ के ही सूचक होते हैं। दूसरा सिद्धांतकार क्या लिखते हैं भगवान ग्रह को लेकर के, वो क्या लिखा कि जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हों, यहाँ बुध बैठे हों, या यहाँ शुक्र बैठे हों, तो छठे, आठवें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठा, अगर वो नवांश चक्र में अपने उच्च की राशि में बैठ रहा हो, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठे हैं और नवांश चक्र में वो 10 नंबर की राशि में ही बैठ गए, या यहाँ बुध बैठे थे वो नवांश चक्र में 6 नंबर की राशि में ही बैठ गए, या यहाँ शुक्र बैठे थे 12वें भाव में, वो नवांश चक्र के किसी भी भाव में उच्च के होकर के बैठ गए। समझ में आ रही होगी बात। बहुत धीरे धीरे आराम से समझना है कि लग्न कुंडली के छठे भाव में जो ग्रह बैठा, आपके नवांश चक्र में वो उच्च का बैठ रहा है क्या। अष्टम भाव का जो भी ग्रह बैठा है अष्टम भाव में लग्न कुंडली में, वो नवांश चक्र में उच्च का बैठ रहा है क्या। उसी तरीके से नवांश लग्न कुंडली के 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो नवांश चक्र में उच्च राशि में बैठा है क्या। ये ग्रह अगर वहां उच्च का बैठ रहा है नवांश चक्र में, तो क्या कहा, वर्गोत्तमो तत् स्वनवांश कास्तु। ग्रह अगर अपने वर्गोत्तम, अपने ही नवांश में जाता हो या वर्गोत्तम होता हो, तो ये भी व्यक्ति के लिए लाभ का सूचक होता है।
ये दोनों सिद्धांत। तो अगर आपके मूल जन्म कुंडली में ना अगर अष्टम भाव, छठवां भाव और 12वें भाव में किसी भी तरीके से कोई परेशानी अगर ग्रहों की दिख रही हो, जैसे मैंने कल मृत्यु के बारे में एक प्रश्न से संबंधित कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव और छठवें भाव और 12वें भाव में अगर चंद्रमा अपनी राशि के नहीं बैठे हों और अगर वो कमजोर होकर के बैठ रहे हों तो व्यक्ति की मृत्यु सुखद नहीं होती, कष्ट से मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उस पे सुमित पाटनी जी मेरे नियमित दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था कि गुरुजी मेरी कुंडली में चंद्रमा ऐसा ही कुछ बैठा हुआ है जहां कमजोर है। तो ये बात निश्चित रूप से होती है, ये सिद्धांत लग्न कुंडली पे लागू होता है, नवांश कुंडली पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, नवांश कुंडली में हम जरूर ये बात देख सकते हैं कि उसकी पुष्टि कितनी हो रही है। क्या लग्न कुंडली में वो चंद्रमा ठीक हो रहे हैं? अगर कमजोर हो गए तो नवांश कुंडली में वापस ठीक हुए क्या? नवांश कुंडली में अगर वो अच्छे नवांश में जा रहे हों, अपने उच्च की राशि को प्राप्त कर रहे हों या मित्र के नवांश में जा रहे हों तो भी वो सुखद मृत्यु के कारण हो जाएंगे। उस पर SS त्रिवेदी जी ने लिखा भी था कि आप इनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दे दीजिएगा, तो कार्यक्रम के माध्यम से ही दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह कमजोर है तो उससे परेशान नहीं होना है, हमें बस उसकी पुष्टि नवांश चक्र में, क्योंकि नवांश कुंडली को प्राण चक्र कहा गया है। क्या कहा गया? प्राण चक्र है वो नवांश कुंडली को बीज चक्र कहा गया है, वो बीज कुंडली है। और ऐसी कुंडली जो अगर मान लीजिए, बेसिक है बता देता हूं, अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच राशि में बैठ गया, जैसे शनि 1 नंबर में नीच के होते हैं, और अगर वो नवांश चक्र में उच्च के हो जा रहे हैं तो ये ज्यादा बलवान होंगे। और आचार्यवर तो ये भी लिखते हैं कि अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो रहा हो और नवांश कुंडली में अगर वो उच्च का हो रहा हो नवांश चक्र में, तो आप ये बात आंख बंद करके कह दीजिए कि हाँ, नवांश चक्र में वो ग्रह अच्छा बैठा है, इस वजह से उसकी दशा लगभग शुभ फलदायी हो जाएगी। बहुत गरीब बात है, ये पाराशर जी का सिद्धांत, ये मेरा नहीं है, ये पाराशर जी का सिद्धांत है कि भाई अगर जन्म कुंडली में लग्न चक्र में कोई ग्रह कमजोर हुआ है तो उतने से ही उसकी कमजोरी और मजबूती का निर्धारण नहीं हो जाता है, उसके नवांश चक्र की पुष्टि करनी ही होगी। और सफल ज्योतिषी वही होता है जो एक दृष्टि से लग्न चक्र देखता हो और दूसरी से नवांश चक्र देखता हो। बिना नवांश चक्र देखे आप किसी भी कुंडली का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, एक बात और भी समझना होगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को मैं और भी गहरी बात बता दूं, हम लोग ज्योतिष को तिकड़मी विद्या बना दिए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट विद्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये तो जैसे जैसे लोगों के पास ज्ञान की वृद्धि होती गई वैसे वैसे तर्क बढ़ता गया, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल विषय था, इसमें कोई भ्रम वाली कोई बात ही नहीं। ये व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालने का विषय है। ये ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति से उसको बाहर निकालता है। तो कहने का अर्थ ये भी है कि कोई भी सूत्र अगर आपको क्लिष्ट लग रहा है, कोई कंफ्यूजन वहां हो रही है, किसी भी प्रकार का भ्रम उस सूत्र में है, तो उस सूत्र से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अच्छे तरीके से उसको समझने की आवश्यकता है। अच्छे तरीके से जब आप उस सूत्र को, सिद्धांत को समझ जाते हैं तो फिर आपको उस सूत्र से डर नहीं लगना चाहिए। जैसे सुमित पाटनी जी के बारे में कि चंद्रमा मेरी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, तो आप नवांश चक्र में जाके देखिए। नवांश चक्र में अगर वो बात लागू हो रही है कि चंद्रमा अच्छे भाव में बैठ रहे हों, अच्छे भाव के स्वामी बनते हों या उच्च राशि में विराजमान हों, तो वो सिद्धांत लग्न कुंडली वाला वहां पे फॉल आउट नहीं करेगा। फिर वो मतलब एक अच्छी बात हो जाएगी कि चलो लग्न कुंडली में वो बात जो निगेटिवली अप्रोच कर रही थी वो नवांश कुंडली में सुधर गई या बात अच्छी बन गई। दूसरा, एक प्रश्न का उत्तर और भी आया था जो मुझे किसी ने पूछा था कि किसी भी अवस्था में किसी भी विवाह के लिए जब हम उत्तर में जाते हो, विवाह कैसा होगा, ये प्रश्न सामान्यतः है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। सप्तम भाव का स्वामी जब कभी भी अष्टम भाव में बैठ जाए या अगर उस पे राहु का संबंध हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस जातक या जातिका का चरित्र खराब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कहने वाले कई बार गलत हो सकते हैं, कई बार नहीं बहुत बार गलत हो सकते हैं। विचार करिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण शुक्र और राहु नहीं करते, सप्तमेश नहीं करते। व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए लग्न का मान कितने अंश पे बना है, चंद्रमा कैसे हैं, गुरु का संबंध कैसा है और कुंडली के, जन्म कुंडली के लग्न पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि कैसी है,
ये 4 चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। चरित्र निर्माण में इन 4 ग्रहों का या ज्योतिष के इन 4 सिद्धांतों का होना ही आवश्यक माना गया है। बाकी सप्तमे षष्ठम भाव में बैठे हों तो उससे चरित्र का कोई अर्थ नहीं होता है, इससे चरित्र का निर्धारण नहीं होगा। किसी ने पूछा था, इस वजह से इस कार्यक्रम के ही माध्यम से आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूं कि चरित्र के निर्माण में सहायता लग्न का मान, चंद्रमा, गुरु और लग्न पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायता उस कुंडली के एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी भी करती है। जैसे चंद्रमा से सूर्य की दूरी, चंद्रमा से गुरु की दूरी, चंद्रमा से बुध की दूरी, चंद्रमा से शुक्र की दूरी, इन ग्रहों के ऊपर भी उस व्यक्ति के या खास व्यक्ति के चरित्र का असर पड़ता है, या ये ग्रह भी उसके चरित्र पे असर डालते हैं। मनोरोगी है, कामी है, क्रोधी है। अब सामान्य बात है कि जिस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं इस कलिकाल में न तो राजा राम होंगे और न तो माता सीता होंगी, कोई नहीं है। तो अब तो चरित्र में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है, पर चरित्र निर्माण की बात जहाँ कहीं भी होगी वहाँ हमें सप्तमेश के अष्टम भाव में चले जाने से और राहु की दृष्टि पड़ जाने से चरित्र में कोई दोष नहीं होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसका चरित्र निर्धारण जो होगा वो इन 4 चीजों से होगा। क्लियर है? अब आइए और भी चीजें हैं जो मैं कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। आचार्य वर ने बात लिखी शिव पुराण में भगवान वेदव्यास ने कि ऐसे पुत्र से कुपुत्र होना, बिना पुत्र का हो जाना अच्छा है जो धर्मविहीन हो, कुपात्र हो, अच्छी बुद्धि का न हो, मनोवृत्ति खराब हो, दुष्ट हो, खल हो, जड़ हो, मूर्ख हो और जटिल बुद्धि का हो। अगर ऐसी अवस्था में सनातन सिद्धांत आपको यही कहता है कि ऐसे पुत्र से बिना पुत्र का रह जाना अच्छा है, त्याग करना पड़े तो ऐसे पुत्र का परित्याग कर दो जो सनातन सिद्धांतों पे अपने आप को जीवित ना रखा हो, या जो सनातन परंपरा में विश्वास न रखता हो, या जो सनातन के मति बुद्धि से न चलता हो, जो सनातन सिद्धांतों का पालन न करता हो। ऐसे पुत्र का परित्याग करने से भी दोष नहीं लगता है। जो माता पिता के परंपराओं में, माता पिता के धर्म में, माता पिता की संस्कृति सभ्यता में विश्वास न रखता हो, ऐसे पुत्र का परित्याग करने का भी कोई दोष नहीं होता है। शास्त्रकार लिखते हैं, कुल को कलंकित करने वाले पुत्र को परित्याग करने की भी आवश्यकता हो तो परित्याग कर दो। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। लाइव सेशन में जरूर जुड़िए जो शनिवार को होता है, वहां आपकी कुंडली यूं देखी जाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।